जब से अरमा ख्वाब में आने लगे, जब से अरमा ख्वाब में आने लगे, बादलों के पार हम जाने लगे, बादलों के पार हम जाने लगे। झूठ की चलने लगी जब से हवा, झूठ की चलने लगी जब से हवा, फूल सच के यार कुम्हलाने लगे, फूल सच के यार कुम्हलाने लगे। और नफरतों की धुंध कर दें खत्म तो, नफरतों की धुंध कर दें खत्म तो, प्यार की दुनिया नजर आने लगे, प्यार की दुनिया नजर आने लगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी कला प्रेमियों, साहित्य साधकों और गुणीजनों का। मैं ऋतु अस्थाना रूही फरीदाबादी, सृजनिका रचना संसार की संस्थापिका एवं अध्यक्ष तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ कला एवं साहित्य साधकों से चर्चा का कार्यक्रम, जिसमें हर बार हम आपको देश के नामचीन साहित्यकारों से और कलाकारों से मिलवाते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे पास हमारे साथ स्टूडियो में हैं देश के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर और साहित्य साधक आदरणीय डॉक्टर गुरविंदर बांगा सर जी, जो दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं और जानते हैं और उनसे मिलते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका जी। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि आप अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा परिचय वैसे आपने 3 शब्दों में दे दिया, फिर भी मैं पेशे से एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। करीब 25-26 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। इसके अलावा थोड़ा साहित्य में रुचि है, कविताएं कहता हूँ, छंदमुक्त लिखता हूँ, गजलें कहता हूँ और लेखन में नाटक भी लिखे हैं जो बहुत पॉपुलर रहे किसी वक्त पे। और इसके अलावा फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है। जी जी जी। वैसे तो हम फेसबुक पर सब देखते रहते हैं, बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी वगैरह होती है। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि इसमें साहित्य में कैसे आपका रुझान कैसे डेवलप हुआ? ये प्रश्न अक्सर मुझसे बहुत बार पूछा गया है, जितने भी मेरे इंटरव्यू है शायद ये सबसे कॉमन प्रश्न है और इसलिए मुझे आसान लगता है इसका जवाब देना। देखिए दरअसल बात ये है कि मैं डॉक्टर बनने के बाद साहित्य में नहीं आया। अच्छा। मैं स्कूल टाइम में शायद मेरी जो पहली कविता थी वो तीसरी चौथी क्लास में रही होगी। उसके बाद मैं स्कूल की मैगजीन में छपता रहा। फिर जब मैं रोहतक में मेडिकल कॉलेज में आया तब भी मैं वहाँ आकाशवाणी रोहतक में अक्सर जाया करता था। मेरे काफी प्रोग्राम आते थे, तो उन दिनों में कविता, कहानियां, नाटक भी मैंने काफी लिखे रेडियो के लिए। एक मेरा नाटक था तेरे मेरे सपने, वो शायद 18-20 बार ब्रॉडकास्ट हुआ होगा आकाशवाणी से। बहुत बढ़िया। सो वो था भी डॉक्टर्स की लाइफ पे, गांव में डॉक्टर्स की लाइफ किस तरह की होती है उस तरह का, तो वो साथ साथ चलता है। देखिए जो लेखन होता है वो दिल से आता है, प्रोफेशन एक अलग चीज है। मेरे को अपने इस सफर में बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, वो भी लिखते रहते हैं। तो आई थिंक मैं शायद हर बार ये से क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि साहित्य पहले आया, प्रोफेशन बाद में आया। अच्छा, और फोटोग्राफी कब आई? देखिए फोटोग्राफी मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन वो हर चीज के अपने हालात होते हैं। हमारा जो बचपन था, क्योंकि मेरे फादर 15 साल के थे जब पार्टीशन हुआ और रास्ते में मेरे दादाजी को मार दिया गया था, तो वो बहुत तंग हाली के वक्त में यहाँ आए थे। तो हम लोगों ने पढ़ के जब इस लेवल पे आ गए, क्योंकि फोटोग्राफी ना चाहते भी थोड़ा महंगा शौक है, उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, बट हाँ मैं पिछले 7-8 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप दोनों चीज को, मतलब मुझे लगता है कि कला एक ऐसी चीज है जो आपके आत्मा का भोजन है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी कला हो किसी भी तरह से, वो आपका प्रेशर कम करती है। और ऋतु जी तो आप भी समझेंगे कि हमारा प्रोफेशन कुछ इस तरह का है कि अगर मैं दिन में 10, 20, 40, 50 कितने भी लोगों से मिलूंगा तो वो आके कोई भी मुझसे खुशी की बात नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं, पर एक बीमार किसी भी फॉर्म में तो अपनी परेशानियां लेके आता है, तो हम लोग पूरा दिन एक स्ट्रेस में तो होते ही हैं।
बिल्कुल। तो साहित्य हो, कला हो, नाचना हो, फोटोग्राफी करना हो, ये ड्यूअल पर्पस करता है। एक उस नेगेटिविटी को खत्म करता है, दूसरा हमें अगले दिन के लिए फाइट के लिए फिर से तैयार भी करता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो इसमें आपके साहित्य में या फिर फोटोग्राफी में आपके कोई गुरु भी रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बचपन से लिखना शुरू किया था, तो तब तक तो नहीं। एक दिन मेरी किताब भी आ चुकी थी। पहली जो मेरी किताब आई थी वो छंदमुक्त थी, पगडंडिया के नाम से। फिर मैं कुछ राइम वाली कविताएं भी लिखता था जो एक्चुअल में गजल नहीं थी। तो ऐसे किसी कार्यक्रम में मैं गया था और मैंने 3-4 मुक्तक पढ़े थे। तो वहां मुझे एक व्यक्ति ने टोका कि बोले कि आपके अंदर वो है कि आप गजल कह सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे गजल के बारे में आता नहीं। बोले नहीं, गजल तो आप शायद बिना गुरु के नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने कहा फिर आप ही गुरु बन जाइए। तो वो हंसने लगे, बोले यार मैं तो गोरखपुर से हूँ, सरमत जमाल जी हैं, बहुत कमाल के शायर हैं। और तो जब वो बोले कि गोरखपुर और गुड़गांव का तो कोई मेल नहीं होता, तो मैंने कहा जी सीखने को तो एकलव्य भी सीख गया था। तो कभी फोन पे, कभी ऐसे, कभी मिलते हुए मैंने उनसे गजल के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, जहां तक गजल की बात है वो मेरे गुरु रहे हैं और उनसे रिश्ता भी वही है जो एकलव्य और द्रोण का रहा। बट हाँ, फोटोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं था। मैं 7-8 साल पहले जब शुरू की अपने आप से, फिर कोविड आया तो वक्त बहुत था और आजकल टचवुड टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब वगैरह पे भरा पड़ा हुआ है। बस वो होता है कि आपको समझना है कि आप सीखना क्या चाहते हैं। तो बहुत अच्छे से फोटोग्राफी के उसमें बहुत से क्लासेस हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि उस जो आपने सीखा है उसको जाके बाहर फील्ड में उतारना। तो मैं सुबह 5-5:30 बजे कभी पार्क चला जाता हूँ, कभी सड़कों पे चला जाता हूँ और ये हुनर आहिस्ता आहिस्ता आपका बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मतलब नेचर की फोटोग्राफी या फिर एनिमल्स की कौन सा ज्यादा पसंद आता है? देखिए, फोटोग्राफी इन जनरल मुझे सारी पसंद है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे चूज करना है तो नंबर 1 पे वाइल्ड लाइफ है। मैं हर 3 महीने में किसी न किसी जंगल में जाता हूँ जहाँ आप बिल्कुल प्रकृति से जुड़ जाते हैं। टेलीफोन वहाँ काम नहीं करते हैं। आज की डेट में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके अंदर वैसे भी मोबाइल ले जाना कानूनी अलाउड नहीं है अब इस वक्त। सो वो एक अच्छा रहता है। दूसरा जो है स्ट्रीट फोटोग्राफी, जहाँ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, गली में कोई परेशान है, कुछ है, वो। अदरवाइज तो जब भी मैं कहीं ट्रेवल करता हूँ तो मेरे बैग में सबसे ऊपर कैमरा ही रहता है। अच्छा, तो कैमरा कौन सा लेना है, कैसे लेना है, वो सब आपने नेट से ही देखा? हाँ, वो सब नेट से ही, वो सब मैंने खुद से। एंगल वगैरह तो हाँ, उसके बाद फिर क्या होता है ना, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, जब आप किसी फोटोग्राफी के साथ कहीं टूर पे गए हैं, फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, फिर डिस्कशन होती रहती है, क्या अच्छा क्या बुरा। देखिए, सीखने के लिए आई थिंक लगता है नोकिया 1100 आया था तो सबसे अच्छा वही लगता था, है ना। वो अब जमाने की बातें हो गई हैं। तो ये मोबाइल की भी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। SLR, DSLR जो पिन पॉइंटेड होते थे, अब आजकल की डेट में अगर हम कहें कि मिररलेस आ गए हैं। बट ये चीजें देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरा आपके पास है वो सबसे अच्छा कैमरा है, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोग्राफ निकालना आपके दिमाग में है। वो कैमरा, कोई भी कितना महंगा कैमरा ले लीजिए, अगर आपको फोटो की नॉलेज नहीं है तो आप फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। फोटोग्राफी बेसिकली आपके स्किल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। बहुत बहुत कम रोल होता है कि टेक्नोलॉजी आप कौन सी ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब ये जो हमारे नवांकुर हैं, ये जो अगर कोई फोटोग्राफी इसमें करियर में जाना चाहते हैं या शौकिया करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जहन में होनी चाहिए वो चीज, तब आप उसको हर ही कला में है मुझे जी, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो चित्रकारी में हो, चाहे शायरी में हो, आपके अंदर होनी चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले कि आपको वो फील होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये बनना है या मुझे करना है। उसके बाद अब टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर इतना है कि आप हर जगह ढूंढ लेते हैं, तो कैरियर हर चीज में है। फोटोग्राफी में भी अच्छे कैरियर्स हैं। जी। तो जैसे आज का युवा थोड़ा भ्रमित है ना कि किसी एक ही चीज को लेकर आगे बढ़ा जाए, या हम कई कलाओं को भी एक साथ लेके चल सकते हैं। तो मतलब ये है कि हमें पैसा कहाँ से कमाना है, अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग तो ये है नहीं, मतलब मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, ऐसा है, जहां तक फोटोग्राफी की बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें पैसा नहीं है। तय आपके अगर दिल को करना है कि आप वो फोटोग्राफी हॉबी के लिए कर रहे हैं या प्रोफेशन के लिए करना चाहते हैं, फिर आपको अपने जॉनरा डिसाइड करने पड़ेंगे। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें तो वहां पैसा बहुत ईमानदारी से कहूं नहीं मिलेगा आपको। मुश्किल से कोई 1000 में से एक
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होगा जो थोड़ा पैसा कमा रहा होगा। अच्छा। उसका कारण है कि वो इतने हाई लेवल पे कि किसी मैगजीन में उसका आ गया, नेशनल ज्योग्राफिक में आ गया, या उसका नाम इतना हो गया कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, इस तरह से। अदरवाइज फोटोग्राफी में बाकी जॉनर है, फैशन फोटोग्राफी है, चाइल्ड फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, या वेडिंग्स। आज की डेट में ठीक ठाक वेडिंग में 5-7 लाख रुपए फोटोग्राफर ले लेते हैं। सो ऐसा नहीं है, बट हाँ, लेकिन उसके लिए आपके पास विजन, मैं फिर कहता हूं कैमरे का रोल नहीं है, आपके पास विजन होना चाहिए। एक ही चीज को आप 10 अलग एंगल से देखते हैं। हर फोटोग्राफ अपने आप में कहानी कहता है। अगर वो कहानी नहीं कह रहा है, देखिए कुतुब मीनार है, दिन में कम से कम 10,000 लोग कुतुब मीनार की फोटो लेते हैं, लेकिन अगर कुतुब मीनार के कोई फोटो जो अपने आप में कहानी दर्शा रही है, वो फोटोग्राफ पॉपुलर होगा, बाकी 999 गायब हो जाएंगे। वो तो है, मतलब आप उसको अगर मटेरियलिस्टिक वे में देखेंगे, जब तक ह्यूमन इमोशन से देखेंगे, जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी चीज, तो मुझे लगता है वो हर चीज में है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, गीत हो, गजल हो, जब तक दिल से नहीं निकलती तो दिल तक पहुंचती भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या आपके लेखन में आपके जीवन जीने की शैली का प्रभाव दिखता है? बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा इस चीज को। बचपन में मैंने सुनी दादी से कहानियां, वो कहीं ना कहीं वो दर्द, वो तकलीफ कभी ना कभी आता है। उसके बाद परमात्मा ने प्रोफेशन भी ऐसा दिया, जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, क्योंकि जब कोई मरीज आता है तो खाली एक बीमारी की बात नहीं होती, उसके पूरे परिवार का लाइफस्टाइल, उसका खुद का जीने का तरीका, किस हालात में वो रह रहा है, वो सारे डिपेंड करते हैं। वो वहीं से किस्से, वहीं से कहानियां, वहीं से कविताएं निकलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी से मिलते हैं तो हमें काफी चीजें पता चलती हैं कि वो स्ट्रगल क्या कर रहा है, या फिर उसने कैसे उस पे विजय पाई हर अपनी जिंदगी की चुनौतियों से। आप सड़क पे कहीं भी निकल जाइए, अगर आपकी सोच अगर साहित्यिक है, तो आप एक कविता, एक शेर, एक कहानी लेके आ सकते हैं। मतलब डे टू डे की लाइफ से ही हम निकालते हैं चीजों को। सही बात है। तो एक क्वेश्चन है, ये भी मैं वैसे कई बार पूछ चुकी हूँ लोगों से, कि हम जो साहित्य साधना करते हैं, सृजन करते हैं, तो मतलब अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं, या करना चाहिए, या फिर नाम, पैसा, दौलत, शोहरत कमाने के लिए? मतलब देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाहूंगा इसका। जी। जो साहित्य आत्म संतुष्टि के लिए नहीं लिखा गया, वो मेरे ख्याल से साहित्य होता ही साहित्य नहीं है, वो साहित्य है नहीं। बिल्कुल। अगर आप ये सोच के कलम उठाते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप साहित्य साधना तो शायद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ ठीक है, आपने अच्छी साहित्य रचना की, अपने दिल को खुश करने के लिए किया, वो लोगों को इतना पसंद आ गया कि वो बिका, और आपको पैसा मिल गया। लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता कि आप पैसे के लिए लिख रहे हैं, फिर आप साहित्य में नहीं जा सकते। सही बात है। लेकिन आज के जैसे यंग जनरेशन है, मैंने देखा कि वो विधा, कोई पक्की विधा भी नहीं होती, लेकिन अच्छा कमा लेते हैं, क्योंकि शायद कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, या कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी है। देखिए, वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया की वजह से आई है, और लोगों को कंटेंट राइटर्स चाहिए, वो एज ए प्रोफेशन होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उसमें आपकी सोच नहीं रह जाती कि जी हमें आज या कल को अखबार के लिए या मेरी मैगजीन के लिए ये चीज चाहिए, तो वो तो हम स्कूल में ऐसे वगैरह भी लिखते ही होते थे। ठीक है, वो एक तरह का आपका जॉब या प्रोफेशन हो जाता है। साहित्य को उसके साथ शायद कंपेयर करना उतना आसान नहीं रहेगा। नहीं, कभी कभी नहीं, अक्सर ही मैंने देखा है कि जो साहित्य साधना कर तो रहे हैं लोग, लेकिन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। शायद हमारे सिस्टम की कुछ कमी है, या कुछ ना कुछ उनमें भी कमी होगी कि आगे बढ़ नहीं पाए, या बातचीत करने में कमजोर हैं, या आजकल के दांव पेच नहीं। देखिए, वो ये जो आपका आखिरी शब्द है, शायद ये ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि देखिए, जब आदमी किसी भी चीज से पैसा कमाना शुरू करता है, तो उसे दो चिंताएं शुरू हो जाती हैं। एक, कि उसकी रोजी रोटी साथ साथ चलती रहे। दूसरा ये भी कि अगर कोई दूसरा अच्छा आके मेरे कंपटीशन में आएगा, तो शायद मेरी जगह कम हो जाए। तो वो चांस ही नहीं। तो जहाँ जिस तरह का समाज है, जिस तरह की राजनीति है, मंचों पे भी अब काफी हद तक यही होता है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी खुजाऊं। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि करीब, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान के मंचों की बात करूं तो वो 200-300 नाम हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। नए लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ऐसे आज भी कार्यक्रम में मैं था, मैंने किसी को सुना, बहुत कमाल का 18 साल का लड़का, बहुत कमाल का गीत पढ़ा उसने। अब मुझे नहीं पता उसे कभी अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जब मंच पे आ गए हैं और उनका वो प्रोफेशन बन गया, उनके पास कुछ और है नहीं अर्निंग के लिए, तो फिर वो एक व्यापार और बिजनेस भी साथ साथ चलता है। लेकिन उसके इतर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा कह भी रहे हैं, नए लोगों को मौका भी देते हैं, लेकिन हाँ उतना आसान नहीं है। तो वो आप सोशल मीडिया पे आपके लाइक्स और उसके साथ, और इसका एक उल्टा पहलू भी ये है कि बहुत बार आपका एक सर्कल बहुत अच्छा है, आप उतना अच्छा लिख नहीं रहे, लेकिन आपको हजारों लाइक्स मिलते हैं। ऐसा ही रील्स के मामले में है, तो उससे लोगों को गलतफहमी भी होनी शुरू हो गई कि मैं बहुत बड़ा राइटर हो गया हूँ। ऐसा भी नहीं है। बहुत बार बहुत सी बेकार सी चीजें भी वायरल होके लाखों व्यूज तक पहुंच जाती हैं। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के अपने अच्छे पक्ष भी हैं और बुरे पक्ष भी। सही बात है, लेकिन जो अपना अच्छा काम कर रहे हैं और उनको भी अगर ये लाइक्स और ये नहीं मिलते हैं तो मायूस तो होते ही हैं। देखिए, मैंने पहली चीज आपके 2-3 प्रश्न पहले आपने एक प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था ये खुद के लिए अगर मैं अपने संतुष्टि में लिख रहा हूं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे 10 लोगों ने पसंद किया या नहीं किया। ठीक है जी। तो हाँ, बॉटम लाइन यही है आज का। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो कभी ना कभी वक्त आएगा, आपको आपकी कोई अच्छी रचना है वो कभी ना कभी किसी अच्छे इंसान की निगाह में भी आएगी और वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं और कुछ 2-4 हम आपसे एक शेर सुनना चाहेंगे। देखिए मैम, उपलब्धियों की जहां तक बात है, आई थिंक जो भी आदमी बचपन से आगे बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में आता रहता है, लेकिन जो जिसे हम सो कॉल्ड सामाजिक उपलब्धियां कहते हैं, मैं छोटे से गांव में पढ़ा था, उसके बावजूद भी हरियाणा में मैं 13th पोजीशन पे रहा मैट्रिक में। उसके बाद परमात्मा ने एक अच्छी आवाज दी थी, तो आकाशवाणी रोहतक से मैं जुड़ा, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज रोहतक में ही पढ़ता था। वहां मैंने एक प्रोग्राम था युवा संसार, उसके एज कंपेयर मैंने शायद 700-800 प्रोग्राम किए होंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात को 11 से 11:05 का एक हिंदी बुलेटिन मैंने कई साल पढ़ा न्यूज का। मेडिकल कॉलेज से ही मैंने अपनी दोनों स्टडीज, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रोहतक से ही करी है, जो सरकारी कॉलेज था, उस टाइम एक ही था हरियाणा में। उसके अलावा एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे एक अवार्ड होता है, बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड, जो साल में 4 लोगों को मिलता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 2018 का पूरे नॉर्थ का बेस्ट प्रैक्टिशनर अवार्ड मुझे मिला हुआ है। स्कूल टाइम में स्काउट था मैं, तो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से अवार्ड ले चुका हूँ। काफी सारी मेरी किताबें आ चुकी हैं, मंचों पे जाता रहता हूँ, सैकड़ों मुशायरे पढ़ चुका हूँ। तो यही सब उपलब्धियां ही हैं। सही बात है। तो सर, आप अपने कुछ लोकप्रिय शेर कुछ हमसे साझा करिए, सुनाइए। जी ठीक है, मैं 2-4 शेर कहता हूँ जी। अच्छा, एक शेर जो मेरा बहुत ही पॉपुलर है, जिसकी वजह से एनसीआर में या पूरे इंडिया में आप कह सकते हैं, वो लोग अक्सर मुझसे कहलवा के सुनते भी हैं कि जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं। और राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, वरना अपने मुल्क में अखबार होते ही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज कंप्यूटर्स का जमाना है, मशीनरी का जमाना है, तो उससे 4 मिसरे ये हैं कि मुझको मेरा यकीन दे देगी, मुझको मेरा यकीन दे देगी, मौत 2 गज जमीन दे देगी, सोचता हूँ खुदा से क्या मांगू, अब तो सब कुछ मशीन दे देगी, अब तो सब कुछ मशीन दे देगी। बहुत बढ़िया। 4 मिसरे ये कि हवाओं से कहाँ उम्मीद कुछ भी पालता हूँ, भरोसा था परों पर इसलिए ऊंचा उड़ा हूँ, मेरे पुरखों ने सच की भेंट दी थी, मेरे पुरखों ने सर की भेंट दी थी सच की खातिर, हमेशा सर झुकाने की रिवायत से बचा हूँ,
हमेशा सर झुकाने की रिवायत से बचा हूं। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और ये आखिरी 4 मिसरे के खेत का जैसे ही सौदा हो गया, गांव का आदमी हो तो कहीं ना कहीं खेत के शेर जरूर सुनने को मिलेंगे कि खेत का जैसे ही सौदा हो गया, एक पुराना जख्म गहरा हो गया, नाव वापस लौट कर आई नहीं, मैं किनारे पे ही बूढ़ा हो गया, मैं किनारे पे ही बूढ़ा हो गया। तो कभी आप ऐसा होता है कि कुछ फोटोग्राफी आप कुछ कर रहे हो तो साथ में उसी से रिलेटेड कोई शेर याद आ जाए अपना या किसी शायर का, ऐसा होता है? मतलब दोनों चीज लिंक हो जाती है क्या कभी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। दरअसल उससे मैं आपको एक किस्सा भी सुनाता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब गजल लिखने की बात आई थी तब किसी ने मुझे कहा था कि कभी कभी 2 पेज की कविता को आप 2 पंक्तियों में शेर में पूरा कह सकते हैं। फिर कभी मैं, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 1000 से ऊपर किताबें हैं घर में, तो मैं बहुत पढ़ता रहता हूं। तो वहां मैंने एक बार पढ़ा कि हजारों शब्दों को एक सिंगल फोटोग्राफ में बांधा जा सकता है। तो जब भी मैं कभी जा रहा हूं, मेरे पास कुछ कैमरा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको फोटो दिखे, कभी कभी उसमें शेर निकल आता है। लेकिन दोनों की रिलेशन होते ना होते भी आपके मन में एक थॉट शुरू होता है और आप तस्वीर ले लेते हैं। शायद इंडिया में पहली किताब थी, अब हो सकता है उसके बाद कोई आई हो, मेरी एक किताब आई थी 2018 में, तस्वीर से कलम तक। अच्छा। वो एक कॉफी टेबल बुक है, बहुत सुंदर सी। अच्छा। तो उसमें एक तरफ मेरे खींचे हुए फोटो है और दूसरी तरफ उसका ही मुक्तक है। अच्छा, अच्छा, उसमें 4 पंक्तियां हिंदी में है और उसी को ट्रांसलेट किया हुआ है उर्दू में। क्योंकि उन दिनों मैं उर्दू भी सीख रहा था, मैंने दिल से, वही यूट्यूब से मैंने सारी उर्दू भी सीखी। अच्छा, उर्दू भी। अच्छा। तो तस्वीर से कलम तक वो है, तो उसमें है, एक तरफ तस्वीर है और एक तरफ 4 पंक्तियां। जी, ये तो मेरा प्रश्न सार्थक हो गया कि हाँ, मुझे वरना भूल चुकी थी वो बात। जी जी जी। और ये भी है कि जैसे कोई पर्टिकुलर रंग आपको ज्यादा आकर्षित करता है या कोई भाव, जैसे आप, ये भी हो सकता है कभी कभी कि इस तरफ जाऊं या इस तरफ, कभी ऐसा होता है कि नहीं अब ये भाव पकड़ना है मुझे या ये रंग? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर हमें दोनों में से देखना पड़े तो शायद भाव ज्यादा वैल्यू रखते हैं। क्योंकि जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ठीक है, रंग की अपनी महत्ता है। हाँ। रंग आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो आपके दिल को छुएगा वो अल्टीमेटली भाव आने वाला है। जी, 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मतलब एक कलाकार के लिए या एक आम आदमी के लिए प्रकृति का उसके जीवन में काफी महत्व मतलब होता है, या कलाकार में ज्यादा होता है या आम इंसान की जिंदगी में? मुझे लगता है हम प्रकृति के बिना तो ना आम इंसान की कुछ गति है ना कलाकार की। हाँ, ये कि कलाकार उस बात को एहसास ज्यादा कर लेता है, उस बात को समझ लेता है। वो शायद एक सूखे पत्ते का दर्द ज्यादा कह पाता है बनिस्बत आम आदमी के। और ये नहीं कि उसमें आम आदमी की कोई गलती है, कोई गलती नहीं। एक आम आदमी को सुबह उठ के ये चिंता होती है कि मैं अपने परिवार के लिए 3 वक्त का खाना कैसे जुटाऊं, सबसे पहली प्रायोरिटी है। सही कहा। फणीश्वर नाथ रेणु का एक नॉवल था मैला आंचल, ये मेरे ख्याल से 50-60 साल पुराना नॉवल है। और उसमें जो कहानी है वो है 1940s के आसपास की बिहार का एक जिला है पूर्णिया, और वहां एक डॉक्टर है, वो वहां उसके इर्द गिर्द वो कहानी चल रही है। तो मुझे एक वो डायलॉग आपकी बात से याद आ गया। उस डॉक्टर का एक डायलॉग था कि जो आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, मैं उससे विटामिन की बातें कैसे करूं। बिल्कुल सही बात। तो प्रकृति में हर कोई चाहता है, आम इंसान भी जुड़ा हुआ है, उसे हवा भी उतनी चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे बादल चाहिए, उसे जमीन चाहिए, उसे आसमान चाहिए, लेकिन वो अपनी मजबूरियों में खोया रहता है। जब आपको वक्त मिलता है तो रंग उसको सारे दिख जाते हैं। बिल्कुल। कलाकार अपना, क्योंकि वो उस एंगल से तलाश रहा होता है तो थोड़ा ज्यादा महसूस कर पाता है उसको। तो आप भविष्य में अपने आप को किस जैसे आप 3 क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो किस में आप अपने को बिल्कुल ही ऊपर देखना चाहेंगे कि या तो बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट या सफल शायर या सफल फोटोग्राफर, कुछ एक में कर सकते हैं इनको? बहुत ईमानदारी से कहूं तो मैं चाहूंगा कि मैं एक सफल इंसान रहूं, एक संवेदनशील इंसान,
वो अलग बात है कि जब तक मैं काम कर रहा होता हूँ, अगर मैं मरीज के साथ हूँ तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं जंगल में निकलता हूँ तो मैं और कुछ देखता नहीं, मेरा कैमरा, सामने की तस्वीरें, क्योंकि वो एक सिर्फ तस्वीर नहीं होती, उनकी भी अपनी एक जिंदगी है। अगर आप टाइगर्स की फैमिली देखें या मंकीज की फैमिली देखें, वो अपने आप में किस्से हैं। और ऐसे ही जब मैं साहित्य में होता हूँ तो मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा शायर लोगों को तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। वो कितनी उन तक पहुंचेगी या नहीं, या कितना अच्छा मैं कह पाऊंगा या नहीं, बट हाँ, अगर कोई एक हो तो मैं एक सिंपल संवेदनशील इंसान बन के ज्यादा सामने आना चाहूंगा। मतलब बहुत सुंदर, मतलब पूरे पॉडकास्ट का मुझे लगता है सबसे सुंदर जवाब यही है। और हाँ, ये तो आपने आप जवाब बता दिया कि युवा पीढ़ी अपना करियर बना सकती है फोटोग्राफी में। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ स्टेप्स हैं कुछ जो उन्हें फॉलो करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि करियर बनाने से पहले आपको पसंद है या नहीं, वो जरूरी है। ये तो अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती बैठ के फोटोग्राफी नहीं हो सकती। आप शुरू में देखिए, आप 2-3 विधाएं देखिए कि आपको क्या दिल से क्या अच्छा लगता है, और अगर आपको फोटोग्राफी पसंद आ रही है, फिर कोई एंड नहीं है, आप आसमान छू सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया। तो हमारे नवांकुरों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मेहनत हर लाइन में है और आप आसमान छू सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो और सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले एक सफल इंसान होना, एक अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है जी, तो फिर आप अपने प्रोफेशन के प्रति भी ईमानदार नहीं हो पाएंगे, समाज के प्रति भी ईमानदार नहीं होंगे। सबसे जरूरी है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, मेहनत करना, लक्ष्य तय करना, लेकिन आपको खुद के प्रति और जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है। तो फिर आपकी सफलता का राज यही है कि आप जो काम करते हैं मन से, दिल से। हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं वो काम करूं जो मुझे पसंद हो, जो मुझे दिल को सुकून दे। मैं उसके बिना उसमें यकीन नहीं रखता। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का एक फिलॉसफी है, न्यूटन का लॉ है साइंस में, ऑल और नन लॉ। उसके अंदर होता है कि या तो बिल्कुल मत करो या पूरा करो। आधे अधूरे मन से करते हैं तो फिर वो नहीं। वो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आज का तो पॉडकास्ट बहुत मतलब कमाल का है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि मेहनत, खाली सफलता की एकमात्र कुंजी मेहनत नहीं है। आप अपने दिल को टटोलें, अपने लगन अगर है तो करें, आगे बढ़ें, नहीं तो छोड़ दें। मैं आपको, हालांकि थोड़ा इरेलेवेंट भी होगा, पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आपकी ऑडियंस को। मेरे बेटे ने भी एमबीएस किया, अच्छा, ठीक है, एंड बट उसको म्यूजिक का शौक था, तो वो क्लियर था। तो हमने कहा ठीक है, आप पहले एक बार डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद जो तुम्हें पसंद आता है। उसने साल 2 साल दोनों में पैर रखे, म्यूजिक में भी और एमबीबीएस नौकरी भी करता रहा वो। फिर उसको क्लियर हो गया था, सेटल भी हो गया, और आज की डेट में वो इंडिया के जो टेक्नो म्यूजिक है उसमें बहुत बड़ा नाम है डीजेस के अंदर। क्या बात है, ठीक है जी। तो अब उसने, अब वो डॉक्टरी नहीं करता, पर हमें मालूम था कि वो डॉक्टरी भी करेगा तो जबरदस्ती करेगा। ये लेकिन तो अगर इस बात को आप समझे कि अगर आपको, आपका जो पैशन है, अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये बात केवल हमारे कलाकारों के लिए नहीं है, हम आज के यूथ के, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत कारगर है कि उन्हें वो करने नहीं देते, उड़ने नहीं देते, वो एक्सप्लोर नहीं करने देते। उनको पता है कि ये डिफाइंड लाइन है, इस पे ही चलो। देखिए, करियर जरूरी है, करियर भी जरूरी है, लेकिन पता क्या है, जैसे मेरे टाइम की बात करें, अगर मैं 80s की बात करूं तो हमारे टाइम में क्या होता था, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, या ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए। इसके अलावा और ऑप्शन उन दिनों खुलते ही नहीं थे। ठीक है जी। अगर मैं रिकॉल करता हूं कि अगर मैं टाइमलाइन में पीछे जाऊं तो शायद मैं एक सफल जर्नलिस्ट होता या मैं सफल ब्यूरोक्रेट होता, बट चूंकि चॉइसेस नहीं थी तो आप उस लाइन में चले जाते हैं। आज क्या है कि आज की डेट में बहुत ऑप्शंस खुल गए हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं जाना नहीं होता। तो आप पेरेंट्स भी समझते हैं कि हाँ, प्रोफेशन में है, राइट। मुझे आइडिया भी नहीं था, आज से 7 साल पहले जब मेरी बेटी ने बोला कि पापा आई वांट टू बिकम ए पायलट, आई डोंट नीड टू गो टू एनी अदर थिंग। ठीक है बेटा,
नाउ शी इज सक्सेसफुल पायलट विद इंडिगो। सो ये चीजें मैटर करती हैं। अब वो नहीं है कि नहीं बच्चे हम दोनों डॉक्टर्स हैं, मैं और मेरी बीवी डॉक्टर्स हैं, तो आपको भी डॉक्टर ही अब बनना है। काफी मतलब एक्सपोजर बच्चों को भी है जी, तो पेरेंट्स को भी उस हिसाब से थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है। अदरवाइज इतना प्रेशर है, आप देखते हैं कि तनाव इतना है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, काहे को, बहुत कुछ है। जिंदगी सिर्फ अकाउंटिंग का नंबर नहीं है कि आपने इतने रुपए कमा लिए, इतने नहीं कमा लिए। वो एक मूवी थी 3 इडियट्स, तो कहते हैं ना कि पैसा कम मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था वो। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक याद दिलाया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने और मेरे बेटे ने बहुत देखी है, कई बार उसको मूवी मैंने दिखाई ये है उस मूवी में खासियत। मैंने उससे वो मतलब सीखी है कि बच्चों को अपने हिसाब से जीने दो, एक्सप्लोर करने दो, क्या बिल्कुल, करना है। आप उनको गाइड करिए बस कि हाँ यहाँ पे ये उचित है, ये नहीं है। बट वो ये नहीं कि आप डायरेक्शन के इस डायरेक्शन के अलावा देखना नहीं है। वो अगर वो कहते हैं कि ये डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में उनको गाइड कीजिए कि इस डायरेक्शन में क्या अच्छा और क्या बुरा मिलने वाला है। जी जी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अगर जो भी हमारे अभिभावक, पेरेंट्स, टीचर्स जो भी देख रहे होंगे, बड़े जो बच्चों को गाइड कर सकते हैं, तो उनकी मनपसंद, हालांकि करियर जरूरी है, लेकिन करियर अब इसमें भी है। आपका आर्ट में करियर है, म्यूजिक में करियर है, किसी भी लाइन में। देखिए मैं कहता हूँ कि आप अगर एक आदमी महीने में 10 लाख कमाता है और वो खुश नहीं है, तो उसके बनिस्बत एक आदमी जो 1 लाख कमा के खुश है, वो जिंदगी ज्यादा बेहतर है। बस इस चीज को जिस दिन हम समझ लेंगे, हमारी बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर हमारा ये पॉडकास्ट रहा। और बस एक आखिरी में आप हमारे जो नवांकुर हैं, किसी भी क्षेत्र में, कला में, साहित्य में या किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, उनको एक अंतिम आप संदेश दीजिए कि वो कैसे अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, अच्छे इंसान कैसे बने कि आगे जाके अच्छा काम कर सकें किसी भी लाइन में। देखिए मेरा संदेश बहुत क्लियर सा रहेगा। एक जो मैं बार बार कहता हूं कि खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और फिर आप अपने प्रोफेशन के प्रति जो भी आपने चूज किया, ईमानदार रहिए। अगर आप कोई सरकारी नौकरी लेते हैं और आपने खुद से तय किया कि हाँ मैं 50,000 की नौकरी में सेटिस्फाइड हूं, तो फिर रहिए। फिर अंडर द टेबल नहीं, कोई रिश्वत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पैसा देगा लेकिन आपको सुकून नहीं देगा। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो ये गारंटी है कि आप जिस भी फील्ड में है उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।